उम्मीद उनकी भी बंधी होगी कि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट से कल बेल मिल जाए, फिर 1 साल का पूरा वक्त जो है उन्हें वहीं पर गुजारना है, उसके बाद फिर एक नई उम्मीद के साथ जाएंगे कोर्ट, दरवाज़ा खटखटाएंगे और क्योंकि 2 बार हमने देखा कि बेल का प्रोसीजर पूरा हो चुका है लेकिन बेल नहीं मिली है। कैसे, जैसे आपने कहा किताबें पढ़ने का जिक्र है, अगर इमेजिन करें शर्जील इमाम अभी बाहर होते, क्या एक्टिविटीज़ में मुलविस नज़र आते हैं? क्योंकि लोग जानना चाहते हैं, मैंने देखा है सोशल मीडिया पर जब हम स्क्रॉल करते हैं तो शर्जील इमाम की पर्सनल लाइफ के बारे में, क्या वो एक लीडर होते हैं, क्या वो एक पॉलिटिशियन होते हैं, क्या वो एक समाज सेवी होते हैं, सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर आगे बढ़ना चाहते हैं? जब आप बात करते हैं तो उनके फ्यूचर प्लान्स, उनका मुस्तकबिल क्या दिखाई देता है आपको? देखिए शर्जील हम हमारे जनरेशनल पूरा कह सकते हैं जो स्ट्रक्चर रहा है वो पॉलिटिकल रहा है। हमारे दादा खुद सरपंच रहे, प्रधान रहे, उसके बाद हमारे वालिद साहब ने 30-35 साल अपनी ज़िंदगी पॉलिटिक्स में दी है। उसके बाद कोइंसिडेंटली हम भी अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद हमने भी पॉलिटिक्स ज्वाइन की थी बिहार में। भाई साहब का कभी इरादा पॉलिटिक्स में आने का नहीं था, टू बी फ्रैंक। उन्होंने कह सकते हैं आईआईटी के बाद, यूरोप के बाद जो भी ये सारी चीज़ें जेएनयू वाला था, उनका हिस्ट्री में हमेशा से इंटरेस्ट रहा और वो हिस्ट्री पढ़ना चाहते थे और वो हिस्ट्री रीराइट करना चाहते थे। रीराइट इन द सेंस कि जो चीज़ें हिस्ट्री में गलत हैं उनको सही तरीके से हाईलाइट करके दोबारा लिखने की कोशिश, वो चीज़ें थी। बाकी अपना अपना पर्सपेक्टिव है सबका लिखने का, हो सकता है किसी को आपको अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, दिस इज़ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू एंड वो डिस्कशन का मौजू है, लेकिन वो लिखना चाहते थे। बट ऑल ऑफ अ सडन ये 2019 का जो साल रहा, ये काफ़ी मतलब कह सकते हैं अजीब सा साल रहा। इसमें बहुत सारी चीज़ें हुई, बाबरी मस्जिद, ट्रिपल तलाक, ये वो, ये सारी चीज़ें हुई। तो ठीक है, जो भी फ़ैसला आया हमने न्यायालय के फ़ैसले को एक्सेप्ट किया। और कह सकते हैं हिंदुस्तान में ऐसा कुछ भी आप मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं देख सकते कि जो हमने कोई कह सकते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इलीगल काम कर दिया है एज ए कम्युनिटी की। हमने इज़्ज़त की इस चीज़ की। बट इज़्ज़त करने का मतलब ये नहीं कि हम विरोध नहीं कर सकते, हम अपने हक़ के लिए बोल सकते हैं। आपने कोई कानून नाफिज किया, हम उसके एक्सेप्टेंस में एज अ लीगल प्रोसेस हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम गोली नहीं चलाएंगे, हम अटैक नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें हम नहीं करेंगे। बट एटलीस्ट हम कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क और लीगल फ्रेमवर्क में अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों को लेकर के शर्जील आर्टिकल्स लिख रहे थे, पर्चे बांट रहे थे। फिर उसके बाद ये प्रोटेस्ट वाला जो आइडिया था, चक्का जाम कोई नया कंसेप्ट नहीं है। गांधी जी ने कि हर 2 महीने पे चक्का जाम होता है। अभी बिहार में था कि रेल रोको आंदोलन, चक्का जाम, फार्मर्स प्रोटेस्ट हो गया। ये भाजपा वाले चक्का जाम को आज नेगेटिव बताते हैं। ये भाजपा वाले खुद आपको जम्मू कश्मीर में चक्का जाम किए, हरियाणा में चक्का जाम किए, पानी रोके हैं, दूध रोके हैं, ये सारा काम भाजपा वाले खुद कर चुके हैं। लेकिन आज बुरा लग रहा है। जॉर्ज फर्नांडिस एनडीए के थे इनके, आपको रेल रोको पूरा जो सिस्टम था, वो इतने बड़े लीडर थे जॉर्ज फर्नांडिस साहब, आपको उसके बाद उन्होंने भी ये काम किया। तो किसने नहीं किया है? लेकिन अब ठीक है, हमारा चक्का जाम का कंसेप्ट दूसरा है, इनका चक्का जाम का कंसेप्ट दूसरा है, ठीक है, वो टाइम विल टेल। और जो चीज़ें हैं वो सही डिसिसिव तरीके से होगी, इतना पॉजिटिव ही होगा, आई होप। ठीक है, लेट ही सही, बट वी विल गेट जस्टिस, आई नो। ज़ाहिरी तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन है तो आप उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। मुज़म्मिल, जब हम देखते हैं कि बहुत लंबे वक्त तक कोई परेशान है इंसान, तो वो हिम्मत हारने लगता है, वो घुटने टेकने लगता है कि अब जो हो रहा है छोड़ देते हैं, हम आगे के मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं। तो कभी आपको लगा उनसे बात करके कि अब लग रहा है कि थोड़ी हिम्मत कम हो गई है, या हम कोई बीच का रास्ता निकालें, या मतलब आपको कभी सपोर्ट बनना पड़ा हो? देखिए, ये जाहिर सी बात है कि किसी के फैमिली का कोई भी, अब जब माइक्रो फैमिली हो, खासकर हमारी फैमिली बहुत छोटी है, माई फादर इज़ नॉट अलाइव, मेरे वालिद हैं नहीं हाथ, तो किसी की फैमिली बहुत छोटी होती है तो मैं, भाई और वालदा, बस 3 ही लोग हैं। तो जाहिर सी बात है कि, और क्लोज़ में कह लीजिए मामू और मेरी मामी हैं, बस ये लोग 4-5 ही लोग हैं मेरे ज़्यादा। तो इन पे ही होता है बातचीत ज़्यादातर। जो छोटी फैमिलीज़ में ये चीज़ें होती हैं कि लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से और एक दूसरे को मिस करते हैं एट टाइम्स। ये जाहिर बात है कि हमारी वालदा परेशान रहती हैं, या कह सकते हैं जब से शर्जील जेल गए हैं तो उन्होंने शादियात में जाना या इवेंट्स में, फंक्शंस में जाना छोड़ दिया है, ईद मनाना छोड़ दिया है, बकरीद मनाना छोड़ दिया, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो एक जाहिर ये चीज़ें बहुत बेसिक है कि अगर आप हक़ की लड़ाई आप लड़ रहे हैं और चीज़ों को कर रहे हैं आप, तो ये सारी चीज़ें आपको झेलनी पड़ती है। लेकिन रही बात शर्जील की हिम्मत टूटने की और हिम्मत की बात, तो मैं बताना चाहूँगा, मुझे याद है ये हिम्मत, अगर मैं मेरे शर्जील से भी अगर आप पूछिएगा या मुझसे ही पूछिएगा कि आपका आइडियल कौन है, तो लोग कभी किसी का नाम लेंगे, कोई बड़े सोशल लीडर का नाम लेंगे, या किसी बड़े कह सकते हैं आपको थिंकर का नाम लेंगे। शर्जील से पूछिएगा, शर्जील बोलेंगे माय फादर। इट्स नॉट बिकॉज कि लोग बस बोलना है कि मेरे पिताजी हैं, मेरे वालिद हैं, इस वजह से नहीं। बट जो मेरे वालिद थे ना, उन्होंने अपनी ज़िंदगी 35 साल आवाम को दिए। वो हाल याद है कि लगता है 90 या 92 में बिहार में, याद नहीं मुझे एग्जैक्टली है, 92 में, 90 तो ऑब्वियसली नहीं, 92 ऐसे कुछ में दंगा हुआ था।
हम हमारी पैदाइश है उस वक्त की, और आसपास के, और भाई साहब 2-3-4 साल के रहे होंगे, 2-3 साल के। दंगा हो रहा है, पटना में कर्फ्यू लगा हुआ है, और हमारे वालिद बिहार दौरा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई वहाँ पे राइट सिचुएशन है, खासकर जहानाबाद गया, जो हमारा क्षेत्र था, मगध जिसको कहते हैं, वहाँ पर वालिद साहब की अक्रॉस कम्युनिटी काफ़ी अच्छे रिलेशंस थे। तो ही वॉज लाइक कि मैनेजिंग एवरीथिंग, हिंदूज और मुस्लिम के बीच जाके नहीं ये करना वो करना। और वो लगभग 1.5 महीने जब तक कर्फ्यू रहा वो उसी क्षेत्र में घूमते रहे अमंग्स हिंदूज और मुस्लिम्स। क्यों? क्योंकि ताकि कोई हमारे क्षेत्र में वो कभी धार्मिक उन्माद ना पैदा हो, लोगों के बीच वो सेंटिमेंट डेवलप ना हो कि कुछ दंगा हो जाए, ख़राब हो जाए। तो सोचिए, एक हम उस माँ के बेटे हैं जो उस कर्फ्यू में हम दोनों को कंधे पे टांग करके पूरे पटने में सब्जी शॉपिंग सारी चीज़ें करके घर ला के हमें रखना, हमारी परवरिश करना, वो सारा उस माँ ने अकेले करा है। तो ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक लगती है। अब क्या ही, अब ज़िंदगी में क्या देखना बचा है? डर किस बात का? खुले मैदान में हमें दौड़ा दिया गया, मुंह में पिस्टल डाल दिया गया, दिन भर नंगा करके बैठा दिया गया, हिंदुस्तान की सारी जेलों में भाई को घुमा दिया गया। तो अब हमारे पास खोने को क्या बचा? बस एक ही चीज़ है, मौत। मौत के सिवा कोई दूसरी चीज़ हमारे पास नहीं है कि अब हम उससे डरे। और उस पर तो बड़ा पक्का अकीदा है, मौत बरहक है, जिस दिन मरना उस दिन मरेंगे। किसी दुनिया में किसी की ताकत नहीं है कि हमें मार सके। कल मरना होगा, अब कल हो सकता है मैं यहाँ से निकलूँ, कोई मार दे मुझे, बोले मैंने मार दिया। वो मौत नहीं है, वो लिखी हुई थी तभी मैं मरा हूँ। तो इसलिए मेरा अकीदा ईमान बहुत पक्का है कि जिस दिन मौत आनी उस दिन आनी है, उसके सिवा आप किसी से डरवर नहीं है। अब जाहिर बात है, क्या ही देखना है। एक नॉर्मल फैमिली कभी एक्सपेक्ट कर सकता है कि उसका फैमिली, कोई परिवार का इंसान 6 साल जेल में, वो एक्सपेक्ट कर सकता है उसको नंगा करके सुबह से शाम तक ज़मीन पर बैठाया जाए, उसको गंदी गंदी माँ बहन की गालियाँ दी जाए पुलिस वालों द्वारा? कोई क्या कभी एक्सपेक्ट कर सकता है इस बात को कि उसको नंगा करके, उसके मुंह में पिस्टल डाल के, आँख पे पट्टी बांध करके उसको बोला जाए तेरे को मार दूँ, उसके सामने उसका वीडियो बना जा रहा है, उसको नंगा करके? एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। तो जाहिर बात है, इन सारी चीज़ों को झेलने के बाद अब बहुत चीज़ें नॉर्मलाइज लगती हैं। मतलब अभी वो मैंने एक फिल्म देखी थी बचपन में, न्यूयॉर्क, नील नितिन मुकेश की फिल्म थी। वो देखता मतलब कभी ऐसा हो भी सकता है क्या? पागल है क्या? ऐसा थोड़ी होता है। क्योंकि हम हिंदुस्तान के नागरिक थे, और हम हिंदुस्तान के अपने सिस्टम पे और निज़ाम पे इतना अकीदा करते थे कि ये सारी चीज़ें हो नहीं सकती। बट अब लगता है कि फिल्म ऐसे नहीं बनती, कुछ तो था सी। और वो तो अब खुद पे ही बीता, तो आई कैन से दैट कि हाँ ये चीज़ें होती है। और ये तब भी अकीदा हमारा नहीं डोला। क्यों? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन किसी के वालिद का नहीं है, किसी इंडिविजुअल के वालिद ने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया। ये हमारे देश का किताब है, आपका, हमारा, इनका, जितने लोग हैं इस स्टूडियो में, इस हिंदुस्तान के हर एक कोने का एक आखिरी पैदान पर रहने वाले इंसान की भी वो किताब है, वो कॉन्स्टिट्यूशन। और एक बात आपको बताना चाहूँगा, कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी किताब है जिसमें हर 2 साल 3 साल पे कोई ना कोई बदलाव होती रहती है, अमेंडमेंट्स। और ये हमारा फ़र्ज़ है कि जो गलतियाँ हैं उसमें हमारी लड़ाई उसको अमेंड कराने की है। हम कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ नहीं है, बट हम अपने अवाम के, अपने कम्युनिटी के, अपने हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान की जो भी चीज़ें हैं उसको सुधारने के लिए जो भी अमेंडमेंट्स की बात होगी, उस लड़ाई को हम लड़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल को अमेंड करने की जो बातें हैं, इसे लेकर बड़े इल्जाम लगा दिए जाते हैं। शर्जील इमाम का क्लिप का छोटा छोटा हम देखते हैं कि हिस्से को वायरल कर दिया जाता है और कहा जाता है कि शर्जील इमाम देखिए कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अमेंडमेंट से क्या मतलब था उनका? क्या चाहते थे वो कि बदलाव हो सोसाइटी के अंदर? वो जरा समझेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन बना कब है? हिंदुस्तान का आईन कहते हैं इसको, कब बना है? आज़ादी के बाद, जब हमें हिंदुस्तान एक स्वरूप लिया हिंदुस्तान के तौर पे, तभी बना ना, जिसको हम 26 जनवरी के तौर पे मनाते हैं। कितने अमेंडमेंट्स में आपको अंदाज़ा है? मुझे जहाँ तक याद है 70-75 ऐसे ही कुछ अप्रॉक्स है, हो सकता है फिगर में कुछ फॉल्ट हो, लेकिन 70-75 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। किसने किया? क्या ऊपर से नौजुबिल्ला कोई खुदा उतरे थे उसको बदलने के लिए? कि यही जो हमारे चुने हुए 543 सांसद हैं उन्होंने ही करा ना, जिसमें प्रधानमंत्री भी होंगे, होम मिनिस्टर भी होंगे, और बाकी जो कैबिनेट मिनिस्टर्स है वो भी होंगे, और वो राज्यसभा और 543 प्लस राज्यसभा के भी सांसद लगभग 249-50 ऐसी कुछ है, वो जोड़ के आप जोड़ लीजिए। इन्होंने अमेंडमेंट किया है। उनको चूज़ किसने किया? मैंने वोट करा, आपने वोट करा। तो हमारे ग्रीवांसेस वो ना रख रहे हैं वहाँ पर। तो अगर एक सांसद किसी पर्टिकुलर क्षेत्र का जा करके वहाँ पे उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात कर रहा है और उसके लिए वोट कर रहा है, इट मीन्स कि वहाँ की 15 लाख 10 लाख की जो आवाम है वो वोट। तानाशाह नहीं है यहाँ पे, कोई राज्य धर्म नहीं चल रहा है यहाँ पे कि कह सकते हैं कि कोई किंगशिप नहीं है हिंदुस्तान में। यहाँ पर हम वोट करते हैं। हम आज वोट नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री नहीं रहेगा, होम मिनिस्टर नहीं रहेगा। हमारा अधिकार है, हम वोट करेंगे, और हम टैक्स देते हैं, तब आप ये बंगलों में रह पा रहे हैं, ये एसी गाड़ियों में आप चल पा रहे हैं, ये विदेश यात्रा कर पा रहे हैं। मैं भी टैक्स भरता हूँ। तो अगर मुझे कुछ कमी लगती है कि सरकार के इन फैसलों में कुछ कमियां हैं
और इस कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क में रहते हुए अगर ये अमेंडमेंट जो कर रहे हैं, हर साल अमेंडमेंट होता है कि नहीं, आप सुनते होंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात हो रही है, ये चीज़ें बदली गई, ये नया कानून लाया गया, ये धारा हटाया गया। वक्फ बिल अमेंडमेंट क्या था? वक्फ बिल की बात कर रहे हैं, अमेंडमेंट था ना, तो अमेंडमेंट क्यों किया भाई? वो तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की बात हो रही है। कॉन्स्टिट्यूशन बदलना नहीं, शर्जील ने कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की बात कभी नहीं की। उन्होंने बोला कॉन्स्टिट्यूशन में जो खामियां हैं हम उनकी बात करते हैं और उनको सुधारने की बात करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की बात भाजपा करती है, जो कि इस पूरे हिंदुस्तान का निज़ाम ही बदलना चाहती है। उनकी तरह हमारा सोच नहीं है। जो कमियां हैं उसको हम उजागर करेंगे और जाहिर बात आवाम के बीच रखेंगे। हम अकेले प्रधानमंत्री हो रहे हैं क्या? हिंदुस्तान के नरेंद्र मोदी जी भी अकेले कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदल सकते, उनको भी पूरा जनमत लेना होगा अपने दोनों सभाओं से। उसके बाद तो जाहिर बात है जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में रह के, लीगल फ्रेमवर्क में रह के जो भी अमेंडमेंट्स की बात है जो कि हमारे कम्युनिटी के लिए, हमारे लोगों के लिए बेहतर हो। और जाहिर बात है कि एज अ माइनॉरिटी इन दिस कंट्री हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम सुधार चाहते हैं, वो हम डिज़र्व करते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल से हम वो सारी चीज़ें मिलती है, तो हम उस पर बात करेंगे और उससे कोई दो राय नहीं और कभी बदलने वाली भी नहीं।